बाबा लोग सुपारी दे रहे हैं, चार चार आदमी फिट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने के लिए। सनातन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मई 2022 में मेरे एक पोस्ट पे एफआईआर हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक दिन में बेल हुई, आप सबने समर्थन दिया, आप सबका शुक्रिया। वो मामला अभी कोर्ट में है। उसके बाद रामचरितमानस विवाद शुरू हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार में, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। फिर उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने सवाल उठाया, गंभीर सवाल उठाया, लगातार वह बोल भी रहे हैं। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण मसला शुरू हुआ जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने सनातन धर्म की बुराइयों पर, कुछ बुराइयों पर सवाल उठाए। मामला तुल पकड़ा, राष्ट्रीय बहस हुई और ताज़ा मामला विक्रम हरिजन इलाहाबाद का है। मामला उदयनिधि स्टालिन का मद्रास के हाई कोर्ट में है। उधर नुपुर शर्मा जो कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में क्या क्या बोल गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनुराग ठाकुर मंत्री, प्रवेश वर्मा सांसद, दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय जो भाषण दिया था आपको याद होगा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। गाहे बेगाहे देश के प्रधानमंत्री भी, होम मिनिस्टर भी कुछ न कुछ ऐसा भाषण देते हैं, कपड़ों से भी पहचान लेते हैं लोगों को। दोस्तों, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ कि भावना सिर्फ कुछ ही लोगों की आहत होती है और एक खास विचारधारा, एक खास पार्टी और संगठन वालों की ही आहत होती है। बाकी देश के दलित, पिछड़े, ये सब हिंदू नहीं है। हिंदू कुछ ही लोग हैं, ये बात अब खुल के स्पष्ट होती जा रही है। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि उदयनिधि का मामला जो है मद्रास हाई कोर्ट में है। एक याचिका दायर की गई है और उनकी विधायकी और मंत्री पद खत्म करने की मांग की गई है। उदयनिधि स्टालिन ने जो अपना एफिडेविट, शपथ पत्र दायर किया है, बहुत ही शानदार तर्क रखा है उन्होंने कोर्ट में। एक लंबा अंग्रेजी में पिटीशन है वो, और यह जानना इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ सकता है। उस पूरे एफिडेविट का हमने हिंदी में अनुवाद किया है और जो महत्वपूर्ण आर्गूमेंट उन्होंने हाई कोर्ट में रखे हैं, मैं चाहता हूं कि आप भी वो सुने, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को आने वाले समय में कोर्ट में जाना पड़े। जो बयान उन्होंने दिया है कोर्ट में, जो एफिडेविट दिया है, उसका सार और संक्षेप इस एपिसोड में प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। पूरा वीडियो देखते रहिएगा और इत्मीनान से सुनते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने अपने एफिडेविट में क्या क्या कहा है। रिट पिटिशन नंबर 29205 ऑफ 2023, टी मनोहर वर्सेस एम मिस्टर उदयनिधि स्टालिन। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर है, इस पर हमारी नजर रहेगी। सनातन विवाद पर टी मनोहर ने मद्रास हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया और कोर्ट से को वारंटो जारी कर उदयनिधि स्टालिन को मंत्री पद से हटाने की मांग की। कारण, मंत्री रहते हुए उन्होंने धार्मिक भावना आहत करने वाला बयान दिया। क्या ये सवाल ये उठता है कि मंत्री को कोर्ट के द्वारा हटाया जा सकता है? ये वकील साहब को जानना चाहिए था। चलिए बात करते हैं। उदयनिधि ने अपने वकील और राज्यसभा सांसद पी विल्सन के जरिए जवाबी हलफनामा दायर किया है। बचाव में जिन तथ्यों को कोर्ट के सामने सिलसिलेवार ढंग से रखा है, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, रिट याचिका सुनवाई लायक नहीं है और इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, रिट याचिका के साथ जो दस्तावेज, पेन ड्राइव, डीवीडी दिनांक 12/10/2023 को पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसके दो कारण हैं। पहला, वे संक्षिप्त और अपूर्ण हैं, मतलब टोटालिटी में कंप्लीट नहीं है। और दूसरा, किसी व्यक्ति ने उसे मॉडिफाई किया है, डिजिटली एडिट किया है। इन दो ग्राउंड्स पे वो स्वीकार नहीं है। अगला पॉइंट कह रहे हैं, याचिकाकर्ता हिंदू मुन्नानी का पदाधिकारी होने का दावा करता है, जो तमिलनाडु में आरएसएस द्वारा स्थापित एक संगठन है। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल यानी बीजेपी और उसके नेताओं का इसको वैचारिक समर्थन है।
दरअसल बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। तमिलनाडु की धरती पर अपनी राजनीतिक विचारधारा का बीजारोपण करने में भाजपा का अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड, इस रिट याचिका में देखा जा सकता है। इस प्रकार यह रिट या यह याचिका राजनीति से प्रेरित है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, यह रिट याचिका न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक बेहतरीन नमूना है। राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों को निपटाने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया का उपयोग करने का प्रयास करती है। जहां द्रविड़ विचारधारा स्वाभिमान, समता, तर्कसंगत विचार और भाईचारे की बात करती है, वहीं विरोधी संप्रदाय मतलब अर्थात सनातन धर्म वाले जाति के आधार पर विभाजन की बात करता है। अंततः याचिकाकर्ता का एक संगठन, एक राजनीतिक दल यानी भाजपा का समर्थन करता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में द्रमुक डीएमके का विरोधी है। पिछले कुछ वर्षों में इस पार्टी को तमिलनाडु में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। जनता की अदालत में लगातार हार के बाद याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय को युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहा है। यह मुद्दा मूल रूप से एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय है, कानून का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, यह स्थापित तथ्य है कि न्यायालय राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक प्रश्न का उत्तर नहीं देते। इसलिए याचिकाकर्ता को अपनी विचारधारा को लोगों के पास ले जाना चाहिए, जनता की अदालत में हमारा सामना करना चाहिए और यदि वह काबिल है तो जीत हासिल करनी चाहिए। इस महान राज्य तमिलनाडु में अधिकांश लोग द्रविड़ विचारधारा का पालन करते हैं और उन्होंने मुझे वोट दिया है क्योंकि मैं उस विचारधारा का उत्तराधिकारी हूँ। वे मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं द्रविड़ सिद्धांतों और विचारधारा का पालन और प्रचार करूं। मैं द्रविड़ आंदोलन के पथ प्रदर्शकों में से एक हूं और इसके सिद्धांत डीएमके पार्टी के मूल सिद्धांत भी हैं जिससे मैं संबंधित हूं। मैं डीएमके पार्टी का यूथ विंग सचिव भी हूं। मैं जो संदेश और विचार प्रचारित करता हूं वो संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रचारित किया गया है। डीएमके पार्टी में 2 करोड़ से ज़्यादा कैडर हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ता इस राज्य के अधिकांश लोगों पर अपना विचार थोपना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं, मेरे मन में सभी धर्मों के प्रति बहुत सम्मान है और मेरा किसी भी आस्था को छोटा या अनादर करने का इरादा नहीं है। साथ ही धर्म के नाम पर समाज में व्याप्त अतार्किक मान्यताओं और भेदभाव के बारे में बोलना भी मेरा कर्तव्य है। तार्किक और नास्तिक होने का अधिकार भी अनुच्छेद 25 में पाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने यह गलत समझा है कि अनुच्छेद 25 केवल आस्तिकों को आस्तिकता का अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। यह नास्तिकों को भी नास्तिकता का अभ्यास करने, प्रैक्टिस करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, सुनिश्चित करता है। आस्तिकता बनाम नास्तिकता के धार्मिक बहस इस माननीय मंच पर नहीं हो सकती, कोर्ट में नहीं हो सकती। यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर अदालत निर्णय दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि को वारंटों की रिट केवल तभी जारी की जा सकती है जब प्रारंभिक नियुक्ति कानून के विपरीत हो या किसी व्यक्ति पर संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानून में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता को बताता हो। अब आगे बता रहे हैं कि विधायक मंत्री का पद संभालने की अयोग्यता क्या क्या है। कह रहे हैं कि को वारंटों का रिट भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी एक असाधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी विशेषाधिकार है। यदि कोई व्यक्ति योग्यता या पात्रता के बिना संवैधानिक या सार्वजनिक पद धारण करता है या ऐसे मामलों में जहां नियुक्ति ही अवैध या अस्वीकार्य है, राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए पात्रता मानदंडों के मामले में यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 द्वारा शासित होता है, जिसमें पात्रता निर्धारित करने की शर्तें हैं। और शर्त क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा के मामले में उम्र 25 साल से अधिक होना चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए। या संसद कोई अगर बनाता है कि ये कंडीशन है तब वो योग्यता होनी चाहिए। यह है योग्यता। नेक्स्ट पॉइंट
ये बता रहे हैं कि राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए अयोग्यता अनुच्छेद 191 में दिया हुआ है, जिसके अनुसार यदि व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। दूसरा, इसके अयोग्य कौन कौन हो सकता है, जरा सुन लीजिए। यदि वह विकृत दिमाग का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। तीसरा पॉइंट है, यदि वह दिवालिया है। चौथा पॉइंट, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की किसी स्वीकृति के अधीन हो। इसमें फिफ्थ पॉइंट डाल रहे हैं, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया गया हो। अनुच्छेद 191(2) में कहा गया है कि यदि सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जाता है तो उसे सदन का सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात करते हैं कि अनुच्छेद 191(e) के तहत संसद द्वारा बनाया गया है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में, जिसको बोलते हैं लोक प्रतिनिधित्व नियम। यहाँ पे उसकी चर्चा है कि कैसे ये 191(e) की। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय भाजपा द्वारा अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों पर हो रहे लगातार हमले का नोटिस ले सकता है। 2020 में दिल्ली चुनाव में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने वाले माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सांसद प्रवेश वर्मा के भड़काऊ भाषणों से सौहार्द को प्रभावित करने वाले भाषण व्यापक रूप से प्रचारित किए गए थे। इस बाबत सीपीएम नेता श्रीमती वृंदा कारात ने सबसे पहले शिकायत की थी और एक एसएलपी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है इस दिल्ली मामले में। मुसलमानों और पैगंबर के खिलाफ कपिल मिश्रा, नुपुर शर्मा जैसे भाजपा नेताओं के भाषणों के कारण बड़े पैमाने पर दंगे और सांप्रदायिक हिंसा हुई। उन्हें बीजेपी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। हाल ही में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीमान माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐसे भाषण दिए हैं जो अपने प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष नहीं है। क्या पिटिशनर याचिकाकर्ता यह कहेगा कि उनके भाषणों के विरुद्ध को वारंटो जारी किया जा सकता है? अब आइए धर्म की स्वतंत्रता और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में एफिडेविट में चर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री के रूप में पद संभालने के लिए केवल इसलिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह किसी विशेष मुद्दे पर अपना विचार रखता है। अन्यथा नागरिक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, याचिकाकर्ता को यह एहसास नहीं है कि अनुच्छेद 25 में सुरक्षा का दायरा न केवल धर्म की स्वतंत्रता के लिए है बल्कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता के लिए भी है। दूसरे शब्दों में यह न केवल ईश्वर में विश्वास करने की स्वतंत्रता देता है बल्कि ईश्वर में विश्वास न करने की भी स्वतंत्रता देता है। उस संदर्भ में एक नास्तिक को आस्तिकों की तरह अपने नास्तिक सिद्धांतों का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि याचिकाकर्ता हिंदू धर्म में कुछ अवांछनीय प्रथाओं के वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री पर अज्ञानता का नाटक कर रहा है जो गैर कानूनी थे और संविधान के आगमन के बाद, लागू होने के बाद असंवैधानिक हो गए। इसके उदाहरण है सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, अस्पृश्यता, मंदिरों में सभी जातियों का प्रवेश आदि। इन प्रथाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया था। वास्तव में अनुच्छेद 25(2) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार करने के लिए उपाय करने या सार्वजनिक हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और खोलने का प्रावधान करता है। इसे स्वयं पता चलता है कि अनुच्छेद 25(1) सामाजिक सुधार और हिंदू धर्म को सभी जातियों के लिए सुलभ बनाने के अधीन है। इसलिए यह सभी का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे जातिगत पदानुक्रम हायरार्की सहित अतार्किक मान्यताओं और बुराइयों के बारे में जनता को बताएं और जागरूक करें। सर्वविदित है कि 25 दिसंबर 1927 को पाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़
सत्याग्रह किया था और उस दौरान मनुस्मृति को जलाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं भारत के संविधान के निर्माता थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि कानून ने सदियों पुरानी कुछ वैसे परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं को हटा दिया है जो सनातन धर्म के हिस्सा थे और तर्कहीन थे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम 1947। दूसरा, तमिलनाडु देवदासी समर्पण की रोकथाम अधिनियम 1947। तीसरा, हिंदू विवाह तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 1967 जो अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। चौथा, तमिलनाडु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1989 वो महिलाओं को एक तरह उत्तराधिकार में बराबरी देने के लिए यह लाया गया था। अब आगे कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो पिटिशनर हैं, याचिकाकर्ता ने अपना पूरा मामला हिंदू कॉलेज बनारस द्वारा प्रकाशित एक किताब के 1902 के संस्करण पर टिका दिया है। उसी किताब के आधार पर वो रिट पिटीशन को डाला गया है मद्रास हाई कोर्ट में कि सबसे पहले कह रहे हैं, स्टालिन लिख रहे हैं अपने एफिडेविट में कि वह दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उसे छोटा कर दिया गया है, प्रिसाइज कर दिया गया, पूरा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। उस किताब के अनुसार, पुस्तक के अनुसार सनातन का आधार स्मृति और 4 वेद है। पुस्तक का अध्याय 7 जातियों से संबंधित है, जहां यह सदियों पुरानी जातीय वर्चस्ववादी मान्यताओं को दोहराता है, जैसे शूद्र पैरों से पैदा होते हैं, शूद्रों का कर्तव्य अन्य जातियों की सेवा करना है इत्यादि। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुस्तक में कहा गया है कि सनातन के आधार में मनुस्मृति शामिल है, मैं महिलाओं और निम्न जाति की स्थिति के बारे में मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद से कुछ उद्धरण पर प्रकाश डालना चाहता हूं। अब ये मनुस्मृति को कोट कर रहे हैं यहाँ पर कि महिलाओं के बारे में क्या कहा है और शूद्रों के बारे में क्या कहा गया है। पहले आइए महिलाओं के बारे में क्या एफिडेविट में लिखा गया है जरा ये देखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार अध्याय 5 श्लोक 148-49, यहाँ तक कि अपने घर में भी एक महिला, चाहे वो एक बच्ची हो, एक युवा महिला हो या बूढ़ी महिला हो, कभी भी कोई स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती। एक बच्चे के रूप में उसे अपने पिता के नियंत्रण में रहना चाहिए, एक युवा महिला के रूप में अपने पति के अधीन रहना चाहिए, और जब उसका पति मर जाता है तब उसके पुत्र के अधीन उसे हो जाना चाहिए, पुत्र के अधीन रहना चाहिए। श्लोक 154, वो महिला सदाचार से रहित, वासना से ग्रस्त और अच्छे गुणों से पूरी तरह रहित हो सकती है। एक अच्छी महिला को हमेशा अपने पति को भगवान की तरह पूजना चाहिए, भगवान की तरह पूजना चाहिए। श्लोक 168, महिलाओं को जीवित या मृत अपने पतियों के प्रति वफादार रहना चाहिए, मरने के बाद भी वफादार रहना चाहिए। जबकि एक विदुर को सलाह दी जाती है कि अपनी मृत पत्नी को उसके अंतिम संस्कार में पवित्र अग्नि देने के बाद उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये पुरुष विदुर है, उसको यह अधिकार दिया है कि जैसे महिला पहली पत्नी को जला दें तो दूसरी शादी आप कर सकते हैं। अब निचली जातियों के बारे में मनुस्मृति को कोट किया गया है एफिडेविट में। अध्याय 8 श्लोक 21-22 के अनुसार जब एक शूद्र एक राजा के लिए कानून की व्याख्या करता है तो उसका राज्य कीचड़ में गाय की तरह डूब जाता है। जब पूरा क्षेत्र द्विजों से रहित हो जाता है और शूद्र अधिक हो जाते हैं तो अकाल और महामारी से त्रस्त होकर नष्ट हो जाता है। श्लोक 8 अध्याय 8 श्लोक 410 के अनुसार एक राजा को शूद्रों को द्विज लोगों की सेवा में लगाना चाहिए। श्लोक 413-414 शूद्र को केवल ब्राह्मण के लिए दास श्रम करने के लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि जब एक शूद्र उसके स्वामी द्वारा रिहा कर दिया जाता है तब भी वह अपने दास की स्थिति से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि यह उसमें जन्मजात होता है और उससे दूर कौन कर सकता है। अध्याय 8 श्लोक 129 एक योग्य शूद्र को भी धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई शूद्र धनवान हो जाता है तो वह ब्राह्मणों को परेशान करता है। तो ये है शूद्रों के बारे में। अब आइए ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता पे मनुस्मृति जो कहता है उसको एफिडेविट में कोट किया गया है।
अध्याय 11 श्लोक 307 उसके अनुसार ब्राह्मण को चोट पहुंचाने की इच्छा से एक आदमी नरक में जाता है, अर्थात यदि उसे धमकी देता है तो 100 साल के लिए नरक में जाएगा, अगर उसे मारता है तो 1000 साल के लिए नरक में जाएगा। अगर ब्राह्मण को कोई धमकी दिया, मार दिया तो सजा देख लीजिए। हत्या के लिए अलग अलग तरीकों से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। अध्याय 11 श्लोक 127 अगर ब्राह्मण हत्या करे तो एक ब्राह्मण की हत्या के लिए 1/4 प्रायश्चित, एक क्षत्रिय की हत्या के लिए परंपरा द्वारा निर्धारित है, एक सदाचारी वैश्य की हत्या के लिए 8वां हिस्सा और एक शूद्र की हत्या के लिए 16वां हिस्सा। हत्या के लिए भी अलग अलग प्रावधान उसमें दिए गए। अध्याय 8 श्लोक 267-68 ब्राह्मण पर हमला करने पर क्षत्रियों पर 100, वैश्य पर 150 या 200 का जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन शूद्र पर शारीरिक दंड लगाना चाहिए। क्षत्रिय अगर ब्राह्मण को गाली देता है तो 50, वैश्य को गाली देने पर 25 और शूद्र को गाली देने पर 12 रुपया जुर्माना देना चाहिए, 12 जुर्माना देना चाहिए। श्लोक 11 अध्याय 11 श्लोक 162 भले ही उसने इन तीनों लोगों का वध किया हो और भले ही उसने किसी का भी भोजन खाया हो, ब्राह्मण यदि ऋग्वेद को अपनी स्मृति में रखता है तो उस ब्राह्मण को कभी पाप नहीं लगता। यह है ब्राह्मण सर्वोच्चता पे। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या एफिडेविट में डाला गया है। यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु वो भूमि है जहां 20वीं सदी में सामाजिक न्याय का बिगुल सबसे जोर से बजा। प्रतिष्ठित थानथाई पेरियार पेरारिगनार अन्ना मुथामिज अरिगनार, डॉक्टर कैलगनार, एम करुणानिधि और अब थलाइवर एम के स्टालिन सामाजिक न्याय की क्रांति में आगे रहे हैं, जिन्होंने हर मोड़ पर जाति व्यवस्था की कुरूपता से लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए संघर्ष किया। अगला पॉइंट एफिडेविट में जो मेंशन है कि यह याद रखना भी उचित है कि पारंपरिक हिंदू मान्यता महिलाओं को उनके घर या समाज में समान स्थान नहीं देती है। महिलाओं को शिक्षा या रोजगार तक समान पहुंच नहीं दी गई और वे मुख्य धारा के समाज का हिस्सा नहीं थी। यह द्रविड़ विचारधारा है जो महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने पर विचार करती है। किसी अन्य राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए तमिलनाडु जितने योजनाएं नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार यह राज्य मतलब तमिलनाडु और द्रविड़ विचारधारा है जो आत्मसम्मान की बात करती है, जिसने तीसरे लिंग को समाज में उसके समान अधिकार और स्थान दिया है, जिसे परंपरागत रूप से धार्मिक मान्यताओं के आधार पर नकार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1924 के शुरुआत में थानथाई पेरियार ने वाइकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसके कारण 1936 में त्रावणकोर मंदिर प्रवेश उद्घोषणा हुई और सार्वजनिक सड़कों पर सभी हिंदुओं के लिए खोल दिया गया। 1939 में मद्रास प्रवेश प्राधिकरण और क्षतिपूर्ति अधिनियम कानून बनाया गया। 1947 में तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम लाया गया था, जिसने हिंदुओं की सभी जातियों को तमिल राज्य में हिंदू मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, याचिकाकर्ता पिटिशनर 1902 की पुस्तक पर भरोसा करके समाज को अंधेरे युग में वापस ले जाना चाहता है, जहां पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था, जहां निचली जाति में पैदा हुए व्यक्ति को त्याग दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसे दोयम दर्जे का नागरिक समझाता था। आगे नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, मेरे द्वारा 7/9/2023 को जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं केवल धार्मिक प्रथाओं के उन पहलुओं के खिलाफ हूं जो लोगों के बीच भेदभाव करते हैं। इसे याचिकाकर्ता द्वारा राजनीतिक कारणों से दबा दिया गया है और इसलिए रिट याचिका केवल प्रचार और चुनाव में भाजपा को लाभ पहुंचाने से प्रेरित है। नेक्स्ट आर्गुमेंट दे रहे हैं कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कथित भाषण भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A(e) का उल्लंघन करता है। इस संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 51A(e) सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने की बात करता है। समानता, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन
पिछड़े वर्गों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के साथ समान व्यवहार के पक्ष में तर्क देना केवल अनुच्छेद 51A को आगे बढ़ाना ही है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने विधायक या मंत्री के रूप में ली गई शपथ का उल्लंघन नहीं किया है। ये लास्ट पॉइंट है, सुनिएगा गौर से। शपथ के उल्लंघन का फैसला संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही के माध्यम से नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन मौजूद है। यदि किसी शपथ का उल्लंघन किया जाता है तो यह राज्य के मुख्यमंत्री का काम है कि वह राज्यपाल को शपथ वापस लेने की सलाह दे। इस प्रयोजन के लिए माननीय न्यायालय से कोई रिट नहीं जारी की जा सकती है। तो ये मैंने ये कंसाइज किया है, पूरा जो एफिडेविट है उसको समराइज किया। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये एफिडेविट तैयार करना हो तो कैसे करें, बहुत शानदार एफिडेविट है। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। जय भीम, जय पेरियार।